बच्चों, मैं शकुंतला मीना। बच्चों, आज हम बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्य देख क्या आप सोच रहे होंगे कि बैंक वे कौन से बैंक है जो वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे बैंक है, लेकिन वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में हम किन किन बैंकों को रखेंगे वो देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो कॉमर्शियल बैंक वो माना जाता है। भारत में वे बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहलाते हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया हुआ है। अर्थात जिस बैंक का नाम आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया हुआ है उसी बैंक को हम वाणिज्य बैंक कहते हैं। जिन बैंकों का नाम उस आरबीआई की सूची में अंकित नहीं है या लिखा हुआ नहीं है उन्हें हम वाणिज्य बैंक या सरकारी बैंक नहीं कहते हैं, वो प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। यानी कि वाणिज्य बैंक के लिए ये शर्त पूरी करना जरूरी है कि उसका रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के द्वितीय सूची में नाम सम्मिलित होना चाहिए। हम देखते हैं अब ये कौन कौन सी शर्तें हैं जो कॉमर्शियल बैंक को अनुसूची में शामिल करने के लिए अनिवार्य है। वे कौन सी शर्तें हैं जो उनको पूरी करनी पड़ती है तभी वो अनुसूची में शामिल होते हैं। तो इसमें है उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा कोष कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। अर्थात जो बैंक रिजर्व बैंक की सूची में सम्मिलित होना चाहता है उसकी जो प्रदत्त पूंजी है वो कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। यानी कि इससे किसी बैंक की कम पूंजी है तो वो इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है तो उसका आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में नाम अंकित नहीं होगा। नेक्स्ट है उस बैंक का कार्य अपनी जमाकर्ताओं के हित में होना चाहिए। उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध ना हो। यानी कि बैंक में जो जमाकर्ता अपना पैसा जमा कराता है उसे उसके बदले उसका पूरा रिटर्न मिलना चाहिए और बैंक को वो पैसा इस जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उससे अर्निंग होती रहे। तो जो आरबीआई द्वारा नियम और वो बनाए हुए हैं जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनका पालन भी जो कॉमर्शियल बैंक है उनको करना अनिवार्य है, तभी वो जो आरबीआई की अनुसूची है उसमें बने रह सकते हैं। अन्यथा आरबीआई उस सूची से उनको हटा भी सकता है अगर वो शर्तें पूरी नहीं करते हैं। तो आरबीआई के लिए क्या है, उस बैंक की प्रदत्त पूंजी या कोष कम से कम कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए हो। उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध ना हो। यानी कि जैसे चिट फंड कंपनियां हैं ये हैं तो जमाकर्ता पैसे बेचारे पैसे जमा कराते हैं, दुगने कर देंगे तुम्हारे तिगने कर देंगे, और जब जमा करता 5-10 साल बाद जब भी उसकी मैच्योरिटी की डेट होती है जाते हैं तो वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब सरकारी बैंक वो बैंक है जो जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध कार्य ना करे और वो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड रहता है। इससे जनता का भी उसमें विश्वास बना रहता है और जनता का उसमें विश्वास बना रहने की वजह से ही जनता उस बैंक तक पहुंचती है। वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी पंजीकृत या रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत भी पंजीकृत होना चाहिए। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में तो सम्मिलित किया हुआ है ही, प्लस वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी शर्त है उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। यानी कि जब बैंक की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तभी वो अपने ग्राहकों को या जमाकर्ताओं को समय पर पैसा विद इंटरेस्ट लौटा पाएगी। क्योंकि कोई भी जमाकर्ता बैंक जाता है तो वो यही चाहता है कि मेरी जो भी पूंजी है वो बढ़कर वापस आएगी, यानी कि मेरे को उससे फ़ायदा होगा। अगर बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने में असमर्थ रहेगी तो उससे जमाकर्ताओं का विश्वास नहीं होगा और ये आरबीआई के नियमों के विरुद्ध है। नेक्स्ट है नगद धन राशि
आरबीआई के पास जमा कराना। सीसीआर, कैश रिजर्व रेशो, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, जो उनकी प्राथमिक जमाएं होती हैं, उनका कुछ प्रतिशत जो आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है 5 से 15 के बीच में, वो रिज़र्व बैंक को, जो करंट में चल रहा है, वो रिज़र्व बैंक को अपनी प्रारंभिक जमाओं का उतना प्रतिशत आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। जैसे 10% निश्चित किया हुआ है सीसीआर, तो आपकी जमा 10 लाख है, तो इस हिसाब से 1 लाख रुपए आपको कहाँ जमा कराना पड़ेगा? आरबीआई के पास। उसके बाद जो पैसा बचेगा, उसके पास अपना रिजर्व कोटा रखने के बाद, जैसे एसएलआर है वो, फिर उसके बाद आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। यानी कि नगद धनराशि का आपको जो कैश रिजर्व रेशो है, नगद कोषानुपात भी कहते हैं जिसे, उसको आप जो वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उसे आरबीआई के पास जमा कराना कंपलसरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आरबीआई के पास सिक्योरिटी, जब वो किसी भी मुसीबत में होता है, क्योंकि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों का क्या होता है? अंतिम ऋणदाता होता है। अगर ये रिजर्व कोष और ये नहीं करेंगे तो आरबीआई कैसे इनकी मदद करेगा? और जो सूची के नियम है कि भाई उसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए होनी चाहिए, और जो उस बैंक का कार्य है जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध ना हो। यानी कि ये नहीं है कि अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और लॉस हो गया और जमाकर्ता को नहीं रिटर्न कर पाए, तो ऐसा नहीं है। जमाकर्ताओं के हितों में ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, और नगद धनराशि सीसीआर आरबीआई के पास जमा भी करानी पड़ती है, तभी वो द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है। यानी कि द्वितीय अनुसूची में शामिल होने के लिए वाणिज्य बैंक को ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती है, तभी वह अनुसूचित वाणिज्य बैंक की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।